I4C जैसा आपको पता है, इट्स अ गवर्नमेंट स्टार्टअप। गवर्नमेंट की एक पहल है साइबर क्राइम के क्षेत्र में समन्वय स्थापित करना। ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। I4C इस विजन के साथ स्थापित किया गया था टू क्रिएट अ सेफ साइबर स्पेस फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के नागरिकों के लिए एक सेफ साइबर स्पेस का निर्माण करना, ये हमारा विजन है। और ये विजन हमें गृह मंत्रालय के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिया है। जो मिशन मंत्रालय ने हमारे लिए रेखांकित किया है वह ये है टू क्रिएट एन इफेक्टिव फ्रेमवर्क एंड इकोसिस्टम फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ साइबर क्राइम इन द कंट्री। तो साइबर क्राइम के सभी एस्पेक्ट्स, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन के सभी एस्पेक्ट्स के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना ही हमारा मिशन है। इसके लिए मंत्रालय ने हमें यथोचित मैन पावर और फाइनेंशियल रिसोर्सेज उपलब्ध कराए हैं, जो आपके सामने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है, और उन्होंने कई अवसर पर यह कहा है कि I dream of a digital India where cyber security becomes an integral part of our national security. इसको मुझे रिपीट, आप लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि आज जो नेशनल सिक्योरिटी के जो भी मुद्दे हैं वो साइबर सिक्योरिटी से कितने अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। माननीय गृह मंत्री ने भी अपने विजन को बताते हुए कि साइबर सिक्योरिटी की क्या अहमियत है उसके बारे में कहा है कि माय प्रायोरिटी इज टू क्रिएट एन इफेक्टिव फ्रेमवर्क एंड इकोसिस्टम फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ साइबर क्राइम। और उसी का नतीजा है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को स्थापित किया गया। इसकी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स को अगर हम देखें तो 2014 में मंत्रालय ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था, और एक्सपर्ट ग्रुप ने रिकमेंड 2018 में किया कि इस तरह की एक संस्था बनाई जाए जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करे। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और प्रिवेंशन तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के दायरे में आता ही है, लेकिन शायद नेचर ऑफ साइबर क्राइम ऐसा है कि इसमें समन्वय की आवश्यकता बहुत जरूरी है। राज्यों के बीच में समन्वय, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय, विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इस संस्था को रूप दिया गया। 2018 में ही एसएफसी और ईसी के स्टीयरिंग कमिटीज की बैठक हुई और उन्होंने इसे अनुमोदित किया। सबसे पहला पड़ाव तब आया जब एनसीएफएल का इनॉग्रेशन माननीय गृह मंत्री जी ने किया 2019 में द्वारका में, और आज एक वह देश का सबसे बढ़िया साइबर फोरेंसिक लैब बन चुका है। अगस्त 2019 में द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in, जिससे आप लोग भली भांति परिचित हैं, उसको लॉन्च किया गया था। ये आपको भी पता होगा कि ये इनिशियली हम लोग इस पर सिर्फ रेप और गैंग रेप के जो एनोनिमस एंड रिपोर्टिंग के लिए हमने बनाया था इसे, लेकिन बाद में इसका एम्बिट बढ़ा करके ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम के लिए कर दिया गया। जनवरी 20 में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने हमारे कार्यालय का, जो कि जहां आप जानते हैं DCC 2 में इसका उद्घाटन किया था। फिर अप्रैल 2021 में 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन लॉन्च किया गया, जो धीरे धीरे पहले कुछ राज्यों में लॉन्च किया था। आज सभी 36 स्टेट्स और यूटीज में 1930 चल रहा है, और इस पर रोज लगभग 45 से 50 हजार कॉल्स लिए जा रहे हैं। सितंबर 2021 में हमने राज्यों से के ज्वाइंट बैठकें शुरू की, जो पहली मीटिंग यहाँ दिल्ली में ही हुई मेवात रीजन की, और यह सिलसिला फिर चलता रहा और एक प्रक्रिया बन गई है। पिछले वर्ष सीईओ की अपॉइंटमेंट हुई, और इस साल 2024 में इसे एक अटैच्ड ऑफिस बनाने का प्रस्ताव है। अब साइबर क्राइम का रेट हम अगर देखें कि देश में क्या हो रहा है इस वक्त, तो प्रति 1 lakh there was 129 cyber crime complaints received on the National Cyber Crime Reporting Portal. In some states it was higher than others, but that could be due to various reasons. So we see that Haryana, Telangana, Uttarakhand, Gujarat and Goa registered the highest number of complaints per lakh
population in their respective states. UTs में देखें तो Delhi is at number 1, obviously because of urbanization and high density. So this is how it looks like, and nationally if you look at, so there were 129 complaints registered per 1 lakh population in the country during the year 2023. The vision of the Honorable Home Minister is to digitize police and police functioning in a manner that it achieves the stated objectives of preventing and detecting crime. In this regard, there have been many initiatives taken by the Ministry of Home Affairs. I will take you through some of the initiatives which have been taken and which have started yielding results. As I mentioned earlier, NCRP was launched in 2019, and we have had till now more than 14 crore visitors to the National Cybercrime Reporting Portal. More than 31 lakh complaints have been received, and 66,000 complaints which came to the NCRP have now been converted into FIRs by the various police agencies. So complaints went to NCRP, from NCRP was escalated to the CCTNS, and FIRs were issued on the basis of that. We learn to be we want to leverage CCTNS, so there should not be any kind of a duplication. कहीं ऐसा ना हो कि CCTV में जो काम हो रहा है उसी को हम NCRP पे फिर से करें, इसलिए CCTNS के साथ हम इंटीग्रेट हो रहे हैं हर स्तर पर। इस समय देश भर में 99.9% थाने CCTNS के द्वारा कवर्ड हैं, और इन थानों में जिनकी संख्या 16,997 है, इनमें 100% FIR, जो कभी हम लोग सोचते थे कि वो दिन कब आएगा, वो एक्चुअली आ चुका है। 100% FIRs are now being digitized, and when we talk about machine learning and big data analytics and AI models, this data is extremely important for us, that we digitize the data that is coming onto the police records. The volume of record is enormous. 28.98 crore police records of various types have now been digitized onto CCTNS. Using these facilities, the digitization of police, 12.3 crore service requests, that are various kind of service requests keep coming to the police, and they have been able to use this infrastructure to dispose those requests. Now, coming to one of the innovations which has started yielding results in a big way and which we are now using to identify cyber criminals is NAFIS, the identification system for fingerprints, based on fingerprints. So NAFIS has reached a record, it has surpassed 1 crore, and we are at 1 crore 5,80,000. This will help because cyber criminals are very mobile. They are physically located in some part of the country and they commit and are arrested in other parts of the country as well. So this will facilitate identification of cyber criminals across the country. Cyber attacks, we have prepared reports, and we are in a process of educating all stakeholders, especially the state law enforcement agencies and other government departments, about how to be better prepared to handle cyber attacks. Coming back to the National Cybercrime Helpline 1930, यहाँ एक बड़ी छोटी सी शुरुआत थी। कोऑर्डिनेशन इज द की वर्ड इन आवर नेम, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो मंत्रालय का यह विजन है कि ये एक इंटीग्रेटेड प्रणाली हो। एवरी स्टेट ट्राइंग टू communicate with a bank separately, it's a big problem. There are so many banking and financial entities. सिर्फ IMPS सर्विस प्रोवाइड करने वाले अराउंड 800 बैंकिंग एंटिटीज हैं. So it is not possible for every police station, every state to individually connect and escalate their complaints. Out of that need was this system of 1930, and behind 1930 the CFCF RMS, the Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System, was born. And this concept, this idea has started yielding dividends. We have now 263 banking and financial entities who are integrated with this system. They are on one common platform. More of it I will tell you later. But this has helped us in last 3 years in preventing 1,100 crores from going to the fraudsters. The exact figure is 1126, I think, as we speak, and which belong to 4.3 lakh victims.
So for the money which these 4.3 lakh victims could have lost, actually this system has been able to block it within the financial channels. So there are chances of recovery through court orders and other due process of law. In December alone, we have handled more than 12 lakh calls. One of our strategy to prevent crime is to block their communication and financial channels जो used by cyber fraudsters. साइबर फ्रॉस्टर्स टेलीफोन, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए और बैंकिंग चैनल्स का प्रयोग करते हैं पैसे को बाहर निकालने के लिए। प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी के रूप में हमारा ये है कि इनके जितने चैनल्स हो उनको पुलिस एजेंसीज के द्वारा ब्लॉक कराया जाए ताकि वो उसका उपयोग नहीं करें। इसमें हमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स, इनसे काफी सहयोग भी मिल रहा है। जुलाई में हमने ये प्रथा शुरू की थी कि सिम कार्ड ब्लॉकिंग कराने की। उसमें अब तक हम लोग 2,95,000 राज्यों की मदद से सिम कार्ड्स ब्लॉक करा चुके हैं। 2,810 वेबसाइट्स जो जिसमें खास करके जो फिशिंग वेबसाइट, जो फर्जी वेबसाइट्स होती हैं, उनको ब्लॉक करा पाए हैं। 595 malicious mobile apps of various kinds which were against the economic interest, against the national interest, they have been blocked under 69A। और एक नया शुरुआत है कि डिवाइसेस ब्लॉक करने का। सिर्फ सिम कार्ड ही नहीं, वो क्राइम में प्रयोग किया जाने वाला डिवाइस भी ब्लॉक किया जाए ताकि वो फिर से टेलीकॉम नेटवर्क पर काम नहीं कर सके। तो इसके लिए भी 46,229 डिवाइसेस हमने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की मदद से, जो कि राज्य रिपोर्ट करते हैं, उनको ब्लॉक कराने में हमने सफलता पाई है। जॉइंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि सभी राज्य अपने अपने क्राइम रिलेटेड डेटा को एक जगह रखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करके इंटरस्टेट लिंकेजेस निकालते हैं। एक ही साइबर क्रिमिनल बहुत जगह इन्वॉल्व होता है, एक जगह क्राइम करता है, वही जगह बैठे बैठे पूरे देश भर में क्राइम करता रहता है। और अगर वो अरेस्ट होता है तो उसकी सूचना हर थाने तक पहुंचनी चाहिए देश भर की, क्योंकि इस व्यक्ति के पास से वो सिम कार्ड, वो फोन, वो बैंक अकाउंट, वो यूपीआई आईडी या कोई और अदर आइडेंटिफायर्स मिलते हैं। तो ही इज वांटेड अक्रॉस द कंट्री। नाउ हाउ डू वी टेल द रेस्ट ऑफ द कंट्री? सो उसके लिए हमने एक अभी बीटा वर्जन ही चल रहा है हमारे, जॉइंट JMIS बोलते हैं। J is for the Joint Cyber Crime Coordination Team, JCCT, MIS is Management Information System। इसको यूज करके इसमें हम लोग डेटा एनालिटिक्स के मदद ले रहे हैं। इससे इंटरस्टेट लिंकेजेस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स में हमें बहुत मदद मिल रही है। इसके ऊपर छोटा सा एक डेमो भी देंगे। और उसी का GIS, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है प्रतिबिंब, उसके लिए भी हम आपको एक डेमो दिखाएंगे अभी। टेक्निकल ट्रेनिंग्स और हाइजीन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। हम लोगों ने 2,41,000 से अधिक सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, एनसीसी कैडेट्स, पुलिस अधिकारियों, प्रोसिक्यूटर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स को साइबर हाइजीन और साइबर क्राइम की ट्रेनिंग दी है। ओपन सोर्स लर्निंग के जरिए 52,000 से अधिक लोगों को हमने ट्रेन किया और सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं। और हमारा मूव प्लेटफॉर्म, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का प्लेटफॉर्म साइडरेल है। उसके जरिए हम देश के हर पुलिस ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूटर्स और जज तक पहुंचना चाहते हैं। 2021 से 22 के बीच में ये ग्रोथ परसेंट 113% का था, वेरी हाई। 2022 से 23 में ये घटकर 60.9% हुआ है। वेल, 60.9% itself is a very high increase. However, maybe we are reaching a point of inflection where we should be able to plateau it and subsequently make it decrease with correct interventions that we are planning and which are already undertaken. One thing that bothers most of us is the online cyber financial fraud. So this is the data, month-wise data. So sometimes it is going up. In October, it hit an all-time high of 1.38 lakhs. We try to bring it down. So a lot of interventions are there. So this is the current trend now. Online social media related complaints, similarly, there was an up in October and then there is a marginal decline. Yes, away far from satisfactory, but a lot of work we need to do on this. If you look at where are the crimes coming from? What are the nature and कहाँ से originate कर रही हैं? So these are some of the hotspots that most of you already know about it, but this is what on the basis of speaking on the basis of data that comes to us. इसमें भारत के अंदर से देखें तो
झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल ईस्टर्न साइड में, और नॉर्दर्न साइड में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एंड पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ से ज़्यादातर क्राइम जो हो रहे हैं। और हर क्षेत्र का अपना अपना एक ये है मॉडस ऑपरेंडी है। तो आप अगर देखेंगे तो ये वाला जो मेवात वाला रीजन है, इसमें सेक्सटॉर्शन, ऑनलाइन बुकिंग, OLX रिलेटेड फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं। झारखंड क्षेत्र से KYC एक्सपायरी, इलेक्ट्रिसिटी, एंड्रॉयड, मैलवेयर, बैंकिंग, AEPS, इलेक्ट्रिसिटी बिल डिस्कनेक्शन, ये सब होते हैं। साउथ इंडिया में कहीं कहीं पर सिम बॉक्सेस चल रहे हैं जिससे कि फ्रॉड कॉल रिक्रूट किए जाते हैं। इंटरनेशनल ऑरिजिन की अगर आप देखें तो ये बहुत सारे फ्रॉड्स म्यांमार, कंबोडिया, दुबई, चाइना, इन सब देशों से संचालित किए जा रहे हैं। इनका ब्रेकअप यहाँ दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम रिपोर्टिंग क्राइम, ने कुछ और फीचर्स भी ऐड किए हैं। हमने सारे जितने जो नोडल हैं बैंक्स के, टेलीकॉम्स के, उन सब के नोडल ऑफिसर के कॉन्टैक्ट पॉइंट दिए हैं। देश भर में जितना क्राइम होता है, क्राइम रिपोर्ट होता है, इसका एक डाइजेस्ट भी उपलब्ध करा रहे हैं। यू वांट टू रेफर इट in one glance, at one glance you will get whatever has happened in cybercrime in the country in that day. Analytics की काम कर रहे हैं, जैसे क्राइम को टैग करना, so you can understand what type of crime, which geography, what modus operandi, what financial channel, वो सारा एनालिसिस इस पर किया जा सकता है। एक रिपोजिटरी भी बनी है, नेगेटिव रिपोजिटरी। अगर आपको लगता है कि कोई नंबर सस्पिशियस है या नहीं, इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। CFCF-RMS जिसका जिक्र मैंने पहले किया, NCMEC टिपलाइन, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, वो अमेरिकन संस्था है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड इनपुट देती है, साइबर टिपलाइन, वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। इंपॉर्टेंट एडवाइजरीज और रिसर्च जो हमारा जो इंटरनल रिसर्च है, जो हम ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करते हैं, जो नए मॉडल्स ऑपरेंडी आइडेंटिफाई करते हैं, और जो हम देश भर के लॉ इन्फोर्समेंट को देते हैं, पब्लिक को जारी करते हैं, उसके भी सारी रिपोजिटरी यहाँ पे उपलब्ध है। इंपॉर्टेंट रेलेवेंट कोर्ट जजमेंट्स भी हम इस पर डालते हैं। सो इट्स नॉट ओनली रिपोर्टिंग, इट इज समथिंग रिपोर्टिंग बियॉन्ड दैट, मेनी यूजफुल फीचर्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड देयर। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर कि CFCF-RMS सिटीजन को क्या करना है, या तो 1930 पे कॉल करना है, या फिर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर के कंप्लेन अपना टाइप करना है। वो कंप्लेन CFCF-RMS के प्लेटफॉर्म पर चला जाता है, और वहां पर 263 बैंक्स और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आए हैं, और वो टिकट विक्टिम के बैंक से कहां पैसा गया उस बैंक को सूचित किया जाता है। अगर उस बैंक के पास पैसा है तो उसको रोक देता है, अगर पैसा वहां से निकल गया तो जिस बैंक को गया है वो टिकट उस बैंक को इमीडिएटली ऑनलाइन चला जाता है और वो उसको फिर रोकता है। अगर उसके पास भी नहीं है तो अगले बैंक को सूचित करता है। तो गोल्डन आवर में हमने देखा है कि अगर एक घंटे के अंदर अगर कंप्लेन की जाए तो पैसे बचने की गुंजाइश बहुत अधिक होगी, बिकॉज उस समय तक वो क्रिमिनल लेयरिंग के द्वारा पैसे को निकाल नहीं पाता, पैसे अभी भी फाइनेंशियल चैनल के अंदर ही रहता है। तो एक और इससे फायदा हमें ये हुआ है कि हमें फाइनेंशियल चैनल समझ में आ रहा है, हमें कौन से अकाउंट यूज हो रहे हैं, बार बार यूज हो रहे हैं। तो म्यूल अकाउंट्स की आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए आसान हो रही है कि कौन से बैंक्स हैं जिसमें ज्यादा म्यूल बन रहा है, कौन से बैंक ब्रांचेस हैं जिसमें ज्यादा म्यूल बन रहे हैं, कौन से टेलीफोन नंबर हैं और किस ज्योग्राफी से ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी सूचना सारी एक जगह एकत्रित हो रही है। तो यह सूचना, दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर आवर एनालिटिक्स एंड ऑल्सो फॉर द यूज ऑफ बैंक्स, टेलीकॉम कंपनीज। सो दिस is one of the benefits of looking at a national level aggregate. आज तक शायद किसी क्राइम में हमने नेशनल लेवल एग्रीगेट नहीं देखा था, इस तरह का कोई एक नेशनल लेवल पोर्टल नहीं था। ये इट वाज अ विजन ऑफ द मिनिस्ट्री कि एक इस तरह का पोर्टल बनाए। सो दो इट इज फॉर रिपोर्टिंग, वी एंडेड अप accumulating a huge amount of useful data which is now fueling, powering our preventive efforts. 1930 पहले जैसे बता चुका हूं कि रोज 50,000 लगभग कंप्लेंट्स हमें आती हैं और 4.3 लाख विक्टिम्स के हमने 1,127 करोड़ रुपए फाइनेंशियल सिस्टम में रोक लिए हैं फ्रॉडस्टर के पास जाने से। और यह फर्जी म्यूल अकाउंट्स, फर्जी कौन से एटीएम्स हैं जहां पर ज्यादा पैसे विड्रॉ होते हैं, कौन से माइक्रो एटीएम्स हैं जिनका दुरुपयोग हो रहा है, APS के कौन से विड्रॉल हॉटस्पॉट्स हैं, कौन से बैंक ब्रांचेस हैं, इन सब की एक अच्छी रिपोजिटरी तैयार हो गई है। परसेंटेज लीड मार्किंग में देखें तो 2000
21 में जहां हम सिर्फ 6.7% पैसा ब्लॉक कर पाते थे, वह संख्या बढ़कर इस साल 12.32 करोड़ हो गई है, 12.32% हो गई है, which is 921 crores in this year alone. Now how we have been able to achieve this? इसका संभव कैसे हुआ? This was because पहले हम लोग मैनुअल टिकटिंग करते थे, मतलब टिकट मैनुअल जाता था, कोई खोल के पढ़ता था. Now machines are talking to each other. We have started with the NPCI. NPCI के साथ हमने API इंटीग्रेशन किया है, उसलिए ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता ही नहीं होती है. मशीन इमीडिएटली टेल्स वेयर द मनी हैज गॉन, टू whom it has gone and what is the associated bank account. यही API इंटीग्रेशन हम बाकी बैंक के साथ भी करने जा रहे हैं. सो 2024 में हमारा लक्ष्य है कि सभी बैंक्स के साथ हम API इंटीग्रेशन करें ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता ही कम हो जाए और ये लीड मार्किंग ऑटोमेट हो जाए और जो फ्रॉडस्टर अकाउंट है उसका इंफॉर्मेशन भी बहुत मशीन के द्वारा ऑटोमेटिकली रियल टाइम में उपलब्ध हो. तो ये संख्या मे बी इफ वी आर सक्सेसफुल व्हेन द नेक्स्ट टाइम वी मीट हियर इन 2025 देन दिस फिगर शुड बी मच बेटर देन व्हाट वी सी इट टुडे. इन्होंने पहचाना कि यस ये दिक्कत है, तो इसी 2023 में अपने डिस्क्रिशनरी फंड से माननीय गृह मंत्री महोदय ने हर राज्य को अपने 1930 को कॉल सेंटर को सेटअप करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए अनुदान दिया था. CFCF RMS जिसकी हमने चर्चा की, इसका मेंशन एज अ गुड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस FATF ने किया है इस साल अपने नवंबर के पब्लिकेशन में. तो CFCF RMS को एक अच्छा गुड प्रैक्टिस के रूप में प्रस्तुत किया गया है. NCFL की बात करेंगे, इसका जिक्र हमने किया. तो NCFL आज दो तरह से काम करता है. एक तो वह ऑनलाइन ट्रेनिंग देता, फिजिकल फॉर्मेट में ट्रेनिंग देता है, साथ ही साथ मेमोरी फोरेंसिक्स और मोबाइल फोरेंसिक्स की वो ऑनलाइन टूल्स के जरिए सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है. तो अगर किसी आदमी को त्रिपुरा या नागालैंड से उनके पास वो फोरेंसिक टूल्स नहीं है, ही कैन जस्ट लॉग इन फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशंस and use the forensic tools which are made available here in Delhi. So this is the philosophy we are going to adopt, that instead of providing tools to each and every state, whatever can be provided, hosted centrally, will be provided centrally, and states can just log in and start using the resources. We have helped more than 9,000 cases in these various domains that is listed in front of you: mobile, memory, malware, damaged disk, ऑडियो वीडियो एनहांसमेंट, क्रिप्टो करेंसी फोरेंसिक्स एंड नेटवर्क लॉग एनालिसिस. इसके अलावा हम लगातार बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग भी NCFL में देते हैं. गृह मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है. इसमें राज्यों को लैब सेटअप करने में, ट्रेनिंग देने में और जूनियर फॉरेंसिक साइंटिस्ट हायर करने के लिए भी धनराशि दी जाती है. हम लोगों ने इस समय 122 करोड़ रुपए दिए हैं. द नेक्स्ट ट्रांस विल बी रिलीज्ड दिस इन अ कपल ऑफ मंथ्स. NCTC नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग पोर्टल साइटेन नाम का एक पोर्टल चलाता है. इसमें पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स, जुडिशरी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इन 3 अंगों के लिए स्पेशलाइज्ड बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के ट्रैक्स हैं. कुछ कोर्सेज अपने यहाँ चलाते हैं, कुछ स्पॉन्सर करते हैं दूसरे इंस्टीट्यूशंस में. तो इसमें आप देख सकते हैं कि लगातार हम लोग IIPS, NCFL, NCRIC, नेशनल पुलिस अकेडमी, इन तरह के अकेडमीज में कोर्स चला रहे हैं. साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की भी डिमांड होती है. खास करके अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्रिप्टो करेंसी पर बहुत लार्ज स्केल ट्रेनिंग की बात कही थी पिछले DGP's कॉन्फ्रेंस में. तो उसके लिए हम लोगों की टीम राज्यों में जाकर के, सबके लिए दिल्ली आना आसान नहीं होता है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सेंडिंग आवर टीम्स इनटू द स्टेट कैपिटल्स एंड दे आर सिटिंग देयर एंड कंडक्टिंग ट्रेनिंग फॉर ऑल. क्रिप्टो करेंसी टूल्स आर वेरी कॉस्टली एज वेल, तो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं स्टेट्स. तो इसकी कोशिश हमारी ये है कि हम ये सर्विसेज उनको क्लाउड के में दे दें ताकि वो क्लाउड पे ही एनालिसिस कर लें. तो हमारा नेक्स्ट वर्टिकल है नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट. थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, एज द नेम सजेस्ट, we analyze the inputs that we receive from various sources. On the left what you see is the law enforcement agencies. वो अपने सीजर्स, रिपोर्ट्स या अदर इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं. NCRP से रोजाना हमें 5-4 कंप्लेन आ रहे हैं. साइबर दोस्त पर हमें इनपुट्स, फीडबैक मिलते हैं. सोशल मीडिया, हमारे ओपन सोर्स से भी हम इनपुट्स लेते हैं और उसको इंटीग्रेट एक जगह ला करके हम उसको एनालाइज करते हैं. एनालाइज करने के बाद दिस इज व्हाट वी डू. ऑन द राइट इज व्हाट इज द आउटपुट. दिस इज द इनपुट, दिस इज प्रोसेस एंड देन द आउटपुट. We give investigation assistance to the law enforcement agencies. We help in operations as well.
We give inputs for regulatory interventions, and there have been many regulatory interventions based on the input that we have provided. 166 research reports we have published. Daily digest we have been publishing. 2,810 URLs, websites which are malicious in nature have been blocked. On the right, you see some of the typical notes that we advisories and research reports that we circulate. Next one is the Joint Cybercrime Coordination Team, one of the verticals of our organizations. So we have to have a regional reach out. Until unless we do not work with the state agencies on a day-to-day basis, it's very difficult. So the vision was to create 7 regional GCCTs. These are located on the plotted on the map. So what do we do with these? We do resource sharing, information sharing, joint operations, creating data repository, providing investigation assistance. We do policy help them in policy advocacy, and we conduct peer learning. Is there a lot to learn from each other? So this is also one of our work that we do. So all the 36 UTs and states are covered by these 7 JCCTs. In 2 months, we have conducted 7 JCCTs meeting across the country from September, October, November. We covered the entire country, entire length and breadth of the country. So that gave a very, very valuable feedback कि वहाँ आवश्यकताएं क्या हैं, वहाँ उनकी परेशानियाँ क्या हैं, how we need to re-strategize our approach. तो इसके लिए ये जो connect था राज्यों और UTs के साथ वो बहुत ही useful था. So it was a great learning experience for us, and we could also tell what the Ministry of Home Affairs is doing for and other government departments are doing for the states. तो कभी-कभी communication gap रहता है. We try to eliminate that communication gap through these JCCTs. Peer learning हमारे लिए religiously Friday 4 PM is learning session. So we connect all the law enforcement agencies whichever want to come and try to learn from each other. Every state does something good. There are certain bright and brilliant officers who do good things in their respective capacities. हम लोग उनको एक मंच पर ला करके जोड़ते हैं, so that they learn from each other, and it is a big draw. There are police stations where 50 to 100 people sit in front of the screen and learn from each other. So these are some of where used Telangana Cyber Security Bureau told what they are doing. AEPS के frauds के बारे में चर्चा हुई, उसको कैसे control करना है. So there are every Friday religiously without break we are doing this. We believe in a whole of government approach, because this is one space where we cannot afford to walk alone. We believe in breaking silos. We make connections with different departments, and this screen shows how we are working with the different agencies involved in this area. CyberDost, you should also make CyberDost a dost of yours, and through you, I would request you to please take CyberDost, our social media handle, to the public. There are a lot of important information that we give, though our reach is only 1 million. इसमें बहुत दूर तक ले जाने की आवश्यकता है. 1 मिलियन इस 140 करोड़ में देश में बहुत ही छोटा हम जानते हैं. तो इसलिए मुझे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को खुद फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो है जो हम सोशल मीडिया के जरिए देते हैं. प्लीज हैव अ लुक, देयर आर कपल ऑफ सैंपल्स आर देयर ऑन द स्क्रीन, कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें दे सकते हैं जिसको परहैप्स इट कैन बी यूज एज प्रोफेशन एज वेल. सो इसको आप और लोगों तक लेके जाएं, ये हमारी गुजारिश रहेगी आपसे. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए हमने साइबर वॉलंटियर का कंसेप्ट लगाया है. साइबर वॉलंटियर्स हमारे देश भर का कोई भी व्यक्ति साइबर वॉलंटियर बन सकता है, और खास करके हम लोग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चों को टारगेट कर रहे हैं. 2023 में जब क्राइम एंड सिक्योरिटी इन द एज ऑफ AI, NFT एंड मेटावर्स G20 समिट का कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, तो उस समय माननीय गृह मंत्री जी ने ये फ्लैग ऑफ साइबर वॉलंटियर्स का टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IITs एंड LFSU, RRU जैसे विश्वविद्यालयों में इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था. दिस साइबर वॉलंटियर्स are our people in the society. They are our eyes and ears, and they work on our behalf in creating awareness about safe use of internet and cyber hygiene. Investment scam में 1,49,000 इन्वेस्टमेंट स्कैम 2023 के अंदर हमें दिखे. इसमें, और यह देश के नहीं, देश के बाहर, ये म्याद और जामताड़ा वाले नहीं हैं, ये ज़्यादातर हमारे से एनिमिकल कंट्रीज से ही चल रहा है.
तो पहले ये क्या करते हैं, वो डिजिटल एडवर्टीजमेंट डालते हैं। एडवर्टीजमेंट जैसे कि घर बैठे पैसे कमाना, जॉब एट होम, हाई पेइंग जॉब, और उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते ही आपको वो कुछ स्पॉन्सर्ड लिंक्स दिखेंगे। उस स्पॉन्सर्ड लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको मैसेजिंग सिस्टम के द्वारा ले जाया जाएगा, और फिर आपको पहले तो पैसे दिए जाएंगे या फिर और बाद में आपसे पैसे वापस इन्वेस्ट कराए जाएंगे। सो दिस इज द सिंगल लार्जेस्ट फ्रॉड। कभी कभी ये लोग बल्क मैसेजेस के जरिए भी अपने लिंक्स को, फिशिंग लिंक्स को डिसमिनेट करते हैं। उसके बाद चैट मैसेंजर पर आके दे हैंडल द विक्टिम्स, एंड समटाइम्स कभी कभी यह भी देखा गया है कि इनको विदेशों में भी बुला लेते हैं कि आप यहाँ आओ। हमने देखा है कि म्यांमार, कंबोडिया क्षेत्र से यह चल रहा है, और यह बहुत सारे, सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, बहुत सारे देशों के लोगों को ऐसा किया गया था। अभी पिछले साल ही कुछ लोगों को एमईए के इंटरवेंशन से वापस लाया गया है। सो दिस इज वन प्रॉब्लम, एंड दिस इज ट्रेंडिंग एज सीरियल नंबर 1 इन द कंट्री, इन्वेस्टमेंट स्कैम। सो दिस इज हाउ द वर्क फ्लो इज। देन वो कुछ टास्क देते हैं, फिर इनिशियली टास्क देने के लिए आपको पैसे देते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं अब आप और पैसे इन्वेस्ट करो। आप पैसा इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, आपको वर्चुअली दिखता है कि आपका पैसा ग्रो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो ग्रो नहीं करता है। फिर उस पैसे को मल्टी लेयरिंग करके या तो क्रिप्टो एसेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, या गोल्ड में कर देते हैं, या बैलेंस टॉपअप करते हैं, या फिर एटीएम या चेक के द्वारा विड्रॉ कर लेते हैं। सो अगर देश में देखें तो दिस इज वी आर यूजिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी टू फॉरेनर्स through this modus operandi. जो भी whatever is noticed gets blocked through the help of MeitY by the advertisements and advertisers who are putting in these kind of advertisements, and we report them to Google, Facebook, and other social media intermediaries. We flag the suspect mobile numbers both to Department of Telecom as well as to WhatsApp, because many of these communications are happening on WhatsApp. And if crime is happening, we also render investigative assistance to the law enforcement agencies. And through the Ministry of External Affairs, we indulge in make efforts to take diplomatic measures to put an end to this. Second, दूसरे नंबर पे जो चल रहा है वो है 85,000 इस साल रिपोर्ट किया गया लगभग, वो है लोन ऐप गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, थर्ड पार्टी स्टोर, या फिर साइड लोडिंग, मतलब यूआरएल से डाउनलोड करने का ये काम था। नाउ वी हैव बीन एबल टू, गूगल प्ले स्टोर को इट्स रेस्पॉन्सिव एंड वी हैव बीन एबल टू टेक आउट क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम, बट अभी भी ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है डिस्पाइट सो मच ऑफ एफर्ट। सो व्हाट दिस ऐप डज इज ये विक्टिम के डेटा को ही कोलैटरल बना लेता है। इट एंटर्स, इट डाउनलोड्स एंड इट टेक्स एक्सेस टू योर all kind of information that you store in the phone, including your contact and location. They do liveness check also. They do facial comparison. So this is a very, very organized cyber crime gang. This is not one or two people doing. This is an organized cyber gang. That is why this volume is so high, and that's why we are finding it a bit difficult to get a grip on this. So once the loan is, once the user gives permission for all kind of accesses, then the loan is disbursed, and then the harassment starts. If you start first, the loan is given at a very, very high usurious rate, and then the harassment starts. And this money again, after extracting that money, it again gets routed to the same process that I discussed earlier, investment scam. इसमें भी म्यूल अकाउंट्स का प्रयोग होता है, क्रिप्टो करेंसीज का उपयोग होता है, और कहीं डोमेस्टिक एटीएम विड्रॉल्स हैं, कहीं इंटरनेशनल एटीएम विड्रॉल्स हैं, वैलेट के टॉपअप्स होते हैं इससे। इसके लिए हम लोगों ने पहले तो आरबीआई से बात की है। आरबीआई इटसेल्फ हैज टेकन लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स। उन्होंने 395 इंस्टेंट लोन ऐप्स मेटी को दी ब्लॉकिंग कराने के लिए। उसके ऊपर से हम लोग रेगुलरली व्हाट एवर वी नोटिस, वी कीप टेलिंग टू मेटी, वी आर फाइंडिंग आउट विच म्यूल अकाउंट्स, कौन से अकाउंट्स ऐसे हैं जो इनके द्वारा यूज हो रहे हैं। उसको भी हम लोग राज्यों के द्वारा फिर 102 का नोटिस दिलवा करके ब्लॉक कराते हैं, या फिर इन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस के लिए बैंक्स को ही डायरेक्टली दे देते हैं। उस तरह के ऐप्स को हम साइबर दोस्त के जरिए भी बताते हैं कि प्लीज लुक, दिस इज अ फ्रॉडुलेंट ऐप, क्योंकि हर आदमी को रीच करना, हर उस ऐप को किसने डाउनलोड किया है वो हमारे लिए जानना थोड़ा मुश्किल है, बट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एज वेल। लेकिन उसको ब्लॉक कम से कम सोशल मीडिया पे हमारे पोर्टल पे डालने से लोगों को, पब्लिक को पता चल सकता है कि ये एक
मलिशियस ऐप है, इसका उपयोग ना करें। हम लोग सस्पिशियस ऐप की रिपोर्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी करते हैं और टेक्निकल असिस्टेंस भी देते हैं इन्वेस्टिगेशन में। जो नंबर 3 पे जो आजकल ट्रेंड कर रहा है दैट इज कस्टमर केयर, एंड कस्टमर केयर के 43,000 केसेस दिए गए। तो कस्टमर केयर में जनरली आपसे मैलवेयर डाउनलोड करवा लेते हैं फिशिंग लिंक के जरिए, और ये आपके सारे परमिशन यहाँ आप राइट साइड में देख सकते हैं, रीड SMS, रिसीव SMS, सेंड SMS, ऑल दीज ये परमिशन आपसे लेते हैं, और इसका उपयोग लार्जली OTP स्टील करने के लिए होता है। जो भी जहाँ भी OTP बेस्ड फ्रॉड्स हैं उसमें इसका उपयोग किया जा रहा है। नंबर 4 जो दिख रहा है उस समय इज अकाउंट टेक ओवर और इम्पर्सोनेशन। इम्पर्सोनेशन कैन बी फॉर फाइनेंशियल मोटिव एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिव बोथ। सो नंबर 4 पे है, ये अराउंड 35,000 वी आर सीइंग। इसमें एज वेल अंडरस्टूड कि इसमें आपका अकाउंट हैक करके आपके नाम पे या तो पैसे मांगते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट की जाती हैं जो आपने नहीं की होती है। तो इसके लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ मेटी ने ग्रीवांस अपीलेट कमेटी बनाई है, और उस कमेटी में I4C का भी भागीदारी है। तो आपके जरिए मुझे ये बताना होगा कि अगर पब्लिक को लगता है ऐसा हो तो इमीडिएटली GSC को रिपोर्ट करें। हमारे पोर्टल पे भी कर सकते हैं, ग्रीवांस अपीलेट कमेटी को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 5 पे है सेक्सटॉर्शन। ये लार्जली मेवात क्षेत्र से चल रहा है, और इसमें हम लोग थोड़ा अंडर रिपोर्टिंग देखते हैं बिकॉज ऑफ पीपल डू नॉट वांट टू रिपोर्ट। सो इसमें इस साल 19,000 केसेस देखे गए हैं। सो आई विल जस्ट ट्राई टू पे दिस वीडियो दैट वी हैव क्रिएटेड। You don't have an audio? अनजान लोग सोशल मीडिया के माध्यम से नकली वीडियो बनाकर लाइव वीडियो चैट करने का प्रयास करें तो ऐसी कॉल स्वीकार न करें। साइबर क्रिमिनल्स आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको ब्लैकमेल कर पैसों की डिमांड कर सकते हैं, और पैसे न देने की स्थिति में वीडियो सार्वजनिक करने को कहते हैं। बचाव के उपाय। अनजान लोगों को सोशल मीडिया पर अपना दोस्त बनाने से पहले सावधान रहें। अपरिचित लोगों से डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो कॉल न करें। सेक्सटॉर्शन के शिकार होने पर तुरंत रिपोर्ट करें। So we have been creating a series of such videos on various topics. Jharkhand, Guwahati. These people were targeting the Americans as a tech support scam. Char Dham Yatra. Some of the other initiatives that we have taken to combat cybercrime is part of GMI. As I said, this is Pratibimb. We'll have a small demo on this. Before we go to the demo, I'll show you this one picture. On the left hand side, this is Jharkhand area. On the left hand side, you will see the number of SIM cards which were used in committing cyber crime from Bihar and Jharkhand area. This was the last week of November. And on the right hand side, what you see is what was seen in last week of December. There is a significant drop in the numbers of people operating from that area. And this is also, now how was this possible? We are, JCCT2 operates from Jharkhand. We are plotting the location of each fraudster which is currently live, is operating onto the map. And this we call Pratibimb component of the JMIS. 228 थे, वो पिछले सप्ताह लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आके 24,000 हो गए हैं। आई एम नॉट क्लेमिंग, बट देयर इज अ डिक्लाइन। अगर हम ग्राउंड लेवल इन्फोर्समेंट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी करें तो वी कैन मेक एन इम्पैक्ट। इज दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू माय लिमिटेड पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक आउट हियर। सो वी विल हैव अ स्मॉल डेमो ऑन हाउ दिस, लाइव डेमो ऑफ हाउ दिस थिंग ऑपरेट्स। ओवर टू ऋषि। Collaborative effort between I4C, MHA and Jharkhand Police, and between November 27 and December 23, this is how the hotspot of
the national map looks like. The national, can you show the Mewat region? Yeah, so this is how the national map looks like. We'll focus on what is happening in Jharkhand in last 1 month on the basis of information here. So this is last week of December, and this is how we go to November. So there is a perceptible decline. We can zoom further. Yeah. So there is a perceptible decline, and the feedback that we get from the ground is that criminals have been moving out of those areas. So the legendary Jamtara, Devgarh, actually there is movement on the ground. Actually there are efforts on the ground, and the efforts are shown in the number of decline in the number of cases reported on the portal from that region, and also visually on Pratibimb. So we want to launch this for the give login for the entire all the people in the country. For example, आप देखेंगे कि बैंगलोर के आसपास एक हॉटस्पॉट बन रहा है. क्यों बन रहा था? बैंगलोर में तो जामताड़ा है ना मेवात है. There were SIM boxes which were operating from that area. So by plotting the location from which the fraud is coming, we are making aware every SHO, every SP or commissioner of that area that look, criminals are operating from your territory. They may not be committing offenses in your territory, but they are operating from your territory, so go and take action. And Jharkhand has shown that they have been able to pick up 454 for 57 odd people in the last month. Now, traditionally, the problem with cybercrime has been that we have always been victim-based jurisdiction. So the victim belongs to Delhi, he will go to a Delhi SHO. The criminal might be operating from any other part of the country. So it makes it very difficult for the SHO in Delhi to go and pick that person up only on the basis of a phone number. However, it becomes very easy for the SHO of the police station from where that criminal is operating. So we are trying to bring this in, and through this we want to, in this January and next, we want to do the same exercise. We want to intensify it in Jharkhand and replicate it in Haryana, Rajasthan and other hotspots from which majority of the crime is originating within this country. To address the crimes which are operating from, which are occurring from beyond the national borders, we'll have to have a different kind of strategy. For those which are available within the country, this is going to be, kind of a platform which we will use for ground level action. For taking action against mule accounts, simple numbers, devices, URLs, that's a different strategy which we can take at the national level. But ground level enforcement we will be doing through JMIS Pratibimb. We have also started, अब हम SIM block करने की बात करी, इसमें generally we did not have a very granular idea earlier. Now we have a very granular idea कि which are the point of sale machines which are selling those SIM cards. Who are the people who have sold more than 1, more than 5, more than 10, more than 20 fraudulent SIM cards? What? For this we have created a platform where a SP rank officer from any part of the country, he certifies after due diligence checks and all that this SIM card is issued and this device is involved in a cyber crime. We have brought all the telecom service providers and the Department of Telecom onto the one platform, and then we are ensuring that in less than 24 hours that SIM becomes inoperational, that device becomes inoperational. It started in July, it has picked up speed. Now we have been able to block 2,95,000 SIM cards based on that. Now the question arises, can there be errors? Yes, there may be errors. We have made provisions to immediately address those errors. TSPs are free to decline a request for blocking if they believe that it belongs to a genuine customer. So those grievance redressal mechanisms are inbuilt into this. We are seeing that West Bengal, Orissa and Assam, these are the three states which contribute maximum to the number of POSs which are issuing SIM cards. We have identified those PSOs with the help of Department of Telecom, and again a similar kind of what we saw in Pratibimb, ground-based action against the POS hotspots will be taken. We don't want to name the TSPs. We are monitoring each TSPs, and TSPs are cooperating with us in blocking these SIM cards. Something similar goes for the banks. Mule accounts, financial channels, we have to get them blocked. Now we do not want to name the banks here.
but certain banks are being used more than others, and we have been working with some banks. For example, if you look at Bank B, we are working with them, and they are religiously they are working blocking the mule accounts they are noticing. I'd like to mention that IndusInd has blocked more than 40,000 bank accounts in last 1 month, HDFC 90,000 in 8 months, PNB 5,000 in December alone, IDFC first 16,000 in December. So this cooperation with, there is a real-time cooperation with banks, identify the mule accounts, tell the law enforcement, get due diligence done, enhanced due diligence done against these bank accounts, and get them out of picture. We are partnering with IDEX to throw in challenges which law enforcement faces and find solutions to some of the problems that law enforcement has been complaining about for a long time. We are also there on the iGOT platform, which Honorable Prime Minister has had the vision to create a common platform for training government officials. So, and as you can see that we have been able to, there were 1,50,000 people who completed our course on cyber awareness in last 7 months. Earlier in July, we hosted the Crime and Security in the Age of AI, Metaverse and NFT at Gurugram, and where Honorable Home Minister had spoken about 24/7 security mechanism, which can be the only antidote to cyber threat. That please help us in fighting the menace of cybercrime. We can't do it alone. You are the people who will take this message of awareness to all the nook and corner of this country. So I would request you to please have dedicated pages on cybercrime awareness. Please cover crackdowns to tell the youth who are taking to crime that it doesn't pay to commit crime. Because you will get caught one day. अकेले साइबर खतरों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसके लिए एक संयुक्त मोर्चे की आवश्यकता है, एक संयुक्त प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। हमारे भविष्य ने हमें अवसर दिया है कि हम संवेदनशीलता के साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करने और सार्वजनिक सुरक्षा तथा संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अटल रहे। हालांकि यह कार्य अकेले सरकारों के द्वारा संभाला नहीं जा सकता, सरकारों ने भी सबको साथ में लेना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य साइबर सक्सेस वर्ल्ड का निर्माण करना है, न कि साइबर फेलियर वर्ल्ड का। साथ मिलकर हम सभी के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध डिजिटल भविष्य सुनिश्चित करने हेतु इन टेक्नोलॉजी की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। पैसा आपने ब्लॉक तो कर दिया, लेकिन आप उसको निकाल नहीं पा रहे। Yes, we agree with that. इसमें there are 2 states which are doing well. उसमें 2 मॉडल हम लोग बता सकते हैं। एक गुजरात में है जो कि लोक अदालत के जरिए करते हैं। लोक अदालत में जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो ऑर्डर दे देते हैं भाई कि द अदर पर्सन इज नॉट अपीयरिंग, सो तो जिसके अकाउंट में पैसा है उसको नोटिस दी जाती है। अगर वो 1 या 2 हियरिंग के बाद अगर अपीयर नहीं करता है तो फिर वो एक्स पार्टी ऑर्डर पास करके रिस्टोर कर देते हैं। सिमिलरली कोर्ट में कर्नाटका में एक मॉडल चल रहा है जिसमें विक्टिम डायरेक्टली कोर्ट में जाता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बैंगलोर के पास जाते हैं, वो उन पर रिक्वेस्ट करते हैं और वो फिर एक रिपोर्ट मांगती है लोकल SHO से कि आप अपना तफ्तीश करके रिपोर्ट बनाएं। उस रिपोर्ट के आधार पर फिर कोर्ट ही समन करता है जिसके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। 99.9% में वो आदमी कभी आता नहीं है, तो कोर्ट भी एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगा। ये 2 मॉडल्स चल रहे हैं। नाउ इसके ऊपर दिस इज वन, इनफैक्ट ऑनरेबल HM हैज आल्सो आस्क्ड अस टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस। तो इसके लिए वी हैव कंसल्टेड ऑल द banks are telling us कि give us a court order, on the basis of a court order we'll do that. We have had legal consultations with the in the right forum, and we have created a kind of an SOP which we were just waiting for last legal vetting. Once it is vetted, we'll be able to release it, and we will be able to address this problem. We should be able to address this. I mean, in the next few months, we should be able to do this. The second part was, can you quantify the total number? Yes, I think I said 5,000 was the total number of complaints that are coming. Our estimate is that around 40 to 50% are originating from outside the country. And when I say outside the country that you mentioned,
they are largely, or the gangs, not the nation state, but the gangs operating from those countries, they are running these scams. We should not name only one country. There are, what we see is what we are telling you. Increase is decreasing. It's decelerating. It's not going exponentially, it is decelerating. So there is a point of inflection somewhere. So that was I was hinting at. Maybe because now in 2021 we had lesser number of people reporting. In 2023 we have a larger number of people reporting. Therefore I use the term that it may be plateauing out. I cannot say for sure that it will not increase, but with the efforts that we are making, both ourselves with law enforcement, with banking and telecom partners, we hope that these measures will help in reining in. We we were able to get people back from Myanmar. So how many people and for what kind Perhaps of? I think I can't pick a figure onto that. I mean, MEA will be able to give a better figure, but yes, we were able to get people back from Myanmar. When we say API integration, what we are telling, what we mean is this, that instead of somebody looking at a ticket that is escalated, the machine will identify the bank account and tell that this bank account is in the name of such and such person and the money has gone to the next bank. So we have eliminated the need for a person to sit, look at the ticket, pull out information from multiple databases and push it to the next bank, right? So this will save us a lot of time. So this is what the API integration is going to achieve. So if say you want to know whether a number is spam or not, how do you come to that conclusion? So when you make a call to 1930, a police officer or a call agent, depending upon where you're calling, if you're calling from here, it will land in Delhi. The call agent will pick up the call, will listen to you, listen to your grievance, what exactly has happened, capture all the necessary information, type it. He may also ask you to give them some proof, because somebody can misuse that. So he will ask you for some proof, satisfy himself that yes, a fraud has happened, I need to act on that. So he is a police officer. So he will push that into CFCF RMS. So it will go to CFCF. Once it push your bank from where you have lost money, it will be intimated that look, your customer is telling us that he has lost his money. Your bank will immediately look into the database, where has the money gone? Tell CFCF RMS, look, I don't have the money, it has gone to this guy. So that bank gets intimated, my record in CFCF RMS gets updated. FIRs are to be issued by the state police forces. In absence of a national platform, the only option that was available for a citizen is to go to the local thana. We have eliminated that need. The NCRP has eliminated the need for a person to walk into a thana and complain to an essential. Our success is this, that we are now telling the states that this is your dashboard, look at the dashboard, these are the citizens of your state or your union territory who wants to register a complaint. Now why all of them are not getting converted into FIRs? By the way, many of them are getting converted into the non-cognizable reports, NCRs, what is called non-cognizable report. There are certain registers on which FIR is not issued, but nevertheless, we seek permission from the magistrate to investigate that case.